नमस्कार। सरफेस केमिस्ट्री के 8वें क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम। तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। चूँकि हमने सरफेस केमिस्ट्री में दो पार्ट, पहला एब्जॉर्प्शन अधिशोषण अवशोषण और दूसरा उत्प्रेरण, तो ये दो टॉपिक हमने कंप्लीट किया और आज हम पढ़ने वाले हैं कोलाइडी अवस्था, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हम कोलाइडल सॉल्यूशन को पहले परिभाषित करेंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन ये आप लोग क्लास 9th में भी सेकेंड लास्ट चैप्टर है उस आयन में, तो हमको लगता है कि ये इसकी चर्चा है। तो हम कोलाइडल सॉल्यूशन को परिभाषित कर सकते हैं कि ये एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। फिर से हम दोहराते हैं इसे कि ऐसे पदार्थ जिसके कण के आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो। तो कोलाइडी अवस्था देखने में समांगी होता है लेकिन वास्तव में वह विसमांगी है। तो हम पहले हेडिंग कर लेते हैं कोलाइडी विलयन। कोलाइडल सॉल्यूशन। हम परिभाषा इस रूप में लिखेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो एवं जो देखने में समांगी हो लेकिन वास्तव में विसमांगी हो। तो बहुत आसान परिभाषा है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर हो और जो देखने में समांगी है लेकिन वास्तव में विसमांगी है। तो हमने ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस नीचे के क्लासों में किया था, फिर भी आज हम देखने जा रहे हैं। अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें, वास्तविक विलयन, तो वास्तविक विलयन में हम देखते हैं कि जो दो मुख्य कंपोनेंट है वो है विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हम अगर कोलाइडी विलयन और निलंबन को लेते हैं तो जहां पर सॉल्यूट है वहां हम उसे डीपी कहेंगे, डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्वेंट है उसे हम डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। तो परिक्षेपित अवस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो हम लिखने जा रहे हैं कि अगर हम ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन, इसके दो कंपोनेंट के रूप में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, विलेय और विलायक, वही हम कोलाइडल सॉल्यूशन या हम लोग सस्पेंशन, कहने का मतलब
कोलाइडी विलियन या निलंबन, इसे लेते हैं तो हम दो कंपोनेंट के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया डीपी, डिस्पर्स्ड फेज, परिक्षेपित अवस्था, प्लस डीएम, डिस्पर्शन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम। तो अब से हम लोग जो डिस्कस करेंगे डायरेक्ट डीपी और डीएम लिखेंगे, और आप समझ सकते हैं कि डीपी फॉर सॉल्यूट हो रहा है और डीएम फॉर सॉल्वेंट। और हमने सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की चर्चा विस्तार पूर्वक की। अब हम डिफिनेशन देखने जा रहे हैं। चूँकि अलग अलग साइंटिस्ट ने कोलाइडी विलियन की परिभाषा अलग अलग दी थी, तो हम यहाँ पर मुख्य रूप से थॉमस ग्राहम, जो कि 1861 में जिन्होंने परिभाषा दिया था कि पदार्थों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला हो गया क्रिस्टलाव और दूसरा हो गया कोलाइड। तो क्रिस्टलाव और कोलाइड, क्रिस्टलाव कि जिन पदार्थों के विलयन एसपीएम, एसपीएम का मतलब हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली। तो जब अर्धपारगम झिल्ली से जो शीघ्रता से पास कर जाते हैं, जिन पदार्थों के विलयन एसपीएम से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम झिल्ली से शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं, उसे हम क्रिस्टलाव कहते हैं। और जो विसरित नहीं होते हैं उसे कोलाइड कहते हैं। तो हम थॉमस ग्राहम की परिभाषा लिखेंगे, मिटा देते हैं। थॉमस ग्राहम, ग्राहम GRAHM जी, ये 1861। पदार्थ को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला हो जाएगा क्रिस्टलाव क्रिस्टलॉइड्स, और दूसरा हो जाएगा कोलाइड। तो क्रिस्टलाव की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि वैसे पदार्थ के विलयन जो आसानी से एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या इसी को हम कह सकते हैं अर्धपारगम झिल्ली से विसरित
हो जाते हैं, क्रिस्टलाव कहलाते हैं। और कोलॉइड तो ठीक इसके विपरीत कि वैसे पदार्थ जो सीधे लिख दे रहे हैं कि एसपीएम से विसरित नहीं होते हैं। तो उनकी जो परिभाषा थी उस आधार पे उन्होंने बताया कि जैसे चीनी है, यूरिया है, NaCl है, तो ये सब उदाहरण हो सकते हैं क्रिस्टलाव के। तो हम यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल के रूप में। चलिए, चीनी हो गया, यूरिया हो गया, NaCl हो गया, तो ये सब के जो विलयन होंगे वो क्रिस्टलाव कहलाएंगे। और वही कोलाइड में हम देखेंगे जैसे स्टार्च है, जिलेटिन है, गोंद है, स्टार्च, जिलेटिन, गोंद, इटिश, ये सब कोलाइड है। तो चलिए, अभी जो उन्होंने परिभाषा दी है तो उसको हमने देखा कि वैसे पदार्थ के विलयन जो कि एसपीएम से पास कर जाते हैं शीघ्रता से, वो हो गए क्रिस्टलाइड, और जो पास नहीं करते हैं वो हो गए कोलाइड। लेकिन यह जो वर्गीकरण था मतलब लंबे समय तक उचित प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा देखा गया कि भिन्न भिन्न परिस्थिति में एक ही पदार्थ, अगर हम जैसे एक एग्जांपल ले लें स्टार्च को, तो स्टार्च वाटर में देखते हैं क्या कि कोलाइड का बिहेव करता है, और वही हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं तो क्रिस्टलाइड का बिहेव करता है। कहने का मतलब कि भिन्न भिन्न परिस्थिति में पदार्थ कभी क्रिस्टलाइड और कभी कोलॉइड। वही हम एक और एग्जांपल सल्फर सॉल्यूशन लेते हैं, तो हम देखते हैं क्या कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें वो क्रिस्टलाइड का बिहेव करता है, दैट मीन्स वो पास हो जाता है एसपीएम से। और वाटर में हम लेते हैं तो कोलाइड का बिहेव करता है, पास नहीं होता है एसपीएम से। तो हम इस बात को लिखना चाह रहे हैं कि जो थॉमस ग्राहम का जो वर्गीकरण है तो वह वर्गीकरण सही प्रतीत लंबे समय तक नहीं हो पाया, क्योंकि भिन्न भिन्न परिस्थिति में एक ही पदार्थ कभी क्रिस्टलाइड तो कभी कोलाइड प्रतीत होता है। मिटा देते हैं। लिखेंगे लेकिन यह वर्गीकरण उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कभी क्रिस्टलाव तो कभी कोलाइड के रूप में कोलाइड
क्या लिखें हम, लेकिन यह वर्गीकरण उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कभी क्रिस्टलाभ तो कभी कोलॉइड के रूप में प्रदर्शित होता है। तो हम उदाहरण स्वरूप जो हम बात कर रहे थे स्टार्च की, तो स्टार्च हम देखेंगे क्या, हम लिखते हैं स्टार्च, इस तरह से हम बना देते हैं, यहाँ लिख देते हैं जल, यहाँ लिख देते हैं कार्बनिक विलयन। तो स्टार्च जल में मिक्स किए हैं हम, तब देखते हैं क्या कि वो एसपीएम से पास कर जाता है, मतलब क्रिस्टलाभ हो गया। और जब कार्बनिक विलयन में हम स्टार्च को मिलाते हैं तो एसपीएम से पास नहीं करता है, कोलाइड हो गया। वही हम देखें सल्फर सॉल्यूशन को, और इसके बारे में हम चर्चा करें। कार्बनिक विलयन में क्रिस्टलाभ हो जाता है और जल में कोलाइड हो जाता है। तो आप बताइए कि एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न रूप से कार्य कर रहा है, कभी क्रिस्टलाभ के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, कभी कोलाइड के रूप में। तो यह परिभाषा लंबे समय तक नहीं चल पाया। तो अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि हम देखेंगे कि पदार्थ को कणों के आकार के आधार पर, जो हम निचले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये क्लास 9th का चीज़ है, फिर भी हम उसे डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज करेंगे कि कम से कम जो है इस तीनों के बीच डिफरेंस के माध्यम से हम इसके सभी गुणों को समझ सकें। तो कणों के आधार पर पदार्थ 3 वर्गों में बांटा गया है, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। तो हम लिखेंगे कणों के आधार पर पदार्थों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला हो गया, ऐसे आप इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए, इधर लिख दीजिए गुण, एक कॉलम हम लोग बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं गुण में। दूसरा हम लोग ले लेते हैं वास्तविक विलयन, और फिर कॉलम बनाते हैं कोलॉइड्स, और फिर कॉलम बनाते हैं निलंबन। तो पहला जो पॉइंट हम ले रहे हैं, चूंकि कणों का आकार है, तो कणों के आकार की ही हम बात करेंगे कि देखते हैं हम वास्तविक विलयन को, क्योंकि हमने एक रेंज लिया क्या, तो कोलाइडी विलयन का 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच कण का आकार हो, तो वास्तविक विलयन में 1 नैनोमीटर से कम हो जाता है, और निलंबन में
1000 से 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ कणों का आकार, और यहाँ लिख दें 1 नैनोमीटर से कम, यहाँ लिख दें 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, और यहाँ लिख दें 1000 नैनोमीटर से अधिक। तो मुख्य रूप से जो कोलाइड की परिभाषा है इसी पर निर्भर करती है। अब हम बात करें जिसको आप कह सकते हैं कि प्रकृति, नेचर। चूँकि हमने परिभाषा में ही कहा था कि देखने में तो समांगी लगते हैं, कौन, कोलाइड, लेकिन है क्या, तो विसमांगी है। तो हम प्रकृति में देखेंगे कि जो वास्तविक विलयन है वो तो मतलब कहिए कि वास्तविक विलयन समांगी होते हैं, प्रकृति ही उनकी समांगी होती है और देखने में भी वह समांगी प्रतीत होते हैं। लेकिन कोलाइडी विलयन विसमांगी होते हैं लेकिन वह समांगी प्रतीत होते हैं, और निलंबन तो विसमांगी है। तो हम देखेंगे यहाँ दूसरा पॉइंट, प्रकृति। यहाँ लिखेंगे समांगी, यहाँ लिखेंगे विसमांगी लेकिन समांगी प्रतीत होता है। और यह तो हो गया विसमांगी। तो इस तरह से हमने जो परिभाषा कोलाइड की ली थी उस 2 पॉइंट को हम क्लियर किए। अब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, मतलब हिंदी में कह सकते हैं अस्थायित्व। तो वास्तविक विलयन अस्थायी होता है। अस्थायी होने का मतलब क्या, कि अगर हम वास्तविक विलयन को रख भी देते हैं, कहीं स्थिर छोड़ देते हैं, तो उसके जो डीप, मतलब सीधे कहिए कि उसके जो विलेय है वह नीचे नहीं बैठ जाते हैं। जब वो समान रूप से होमोजीनियसली वो जो है मिक्स हैं एक दूसरे से, तो हम सेपरेट आसानी से उसे नहीं कर पाते। इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो अभी सिर्फ हम बताने जा रहे हैं कि जो अस्थायित्व का गुण है, वास्तविक विलयन अस्थायी होता है, कोलाइडी विलयन भी अस्थायी होता है। उसके भी कण जो हैं मतलब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे नहीं बैठ जाते हैं। और निलंबन जो होता है, अगर कुछ देर के लिए या घंटों आप उसे छोड़ देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो उसके मतलब कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, अपक्षेप के रूप में जो है उसके कण मतलब प्रदर्शित होते हैं। तो हम लिखेंगे अस्थायित्व। तीसरा अस्थायित्व, तो ये अस्थायी होते हैं, ये बात तो क्लियर हो गया। ये भी अस्थायी होते हैं। चलिए, और ये क्या देखते हैं हम, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण अपक्षेप के रूप में इसके सीधे लिख देते हैं कण। कण में सारे हो गए अणु परमाणु आयन जो भी हो, इसके कण पाए जाते हैं। क्लियर है? तो 3 पॉइंट की चर्चा हो गई। एक पॉइंट और हम इस बोर्ड में लिख सकेंगे, जैसे विसरण, हम डिफ्यूजन ले लें। तो हम देखते हैं क्या कि जो वास्तविक विलयन है, तो वास्तविक विलयन में मतलब विसरण की प्रक्रिया बहुत ही तीव्रता से होती है, और वही हम कोलाइड में देखते हैं तो ये थोड़ा मतलब मंद गति से धीरे धीरे होती है, और निलंबन विसरित नहीं होता है। तो हम लिखेंगे एक और पॉइंट इसमें, 4 विसरण। तो लिख देंगे आसानी से
विसरित होते हैं मंद गति से विसरित होते हैं। ये हो गए विसरित नहीं होते हैं। तो 4 पॉइंट की चर्चा हम लोगों ने की। अब 5वां पॉइंट देखने जा रहे हैं। तो यहाँ हम 5वां पॉइंट कर दें, अब बाकी सबको मिटा दें। चूँकि अभी सारा कुछ देखना है, ब्राउनियन मूवमेंट देखना है, टिंडल प्रभाव देखना है, तो हमको लगता है कि 7-8 पॉइंट तो कम से कम होना चाहिए। अभी 5 पॉइंट हो पाया। चलिए, अब अगले पॉइंट के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे हम फिल्टरेशन ले लें, छानने की प्रक्रिया। तो हम देखते हैं कि चूंकि मेरा वास्तविक विलयन जो होता है, मतलब उसे आसानी से हम छान सकते हैं, मतलब छन्ना पत्र से वो पार कर जाते हैं। और कोलाइड को देखते हैं क्या कि इसके लिए एकदम अल्ट्रा फिल्टर पेपर चाहिए, ठीक है। और निलंबन जो होता है कि वो साधारण भी छन्ना पत्र है, उसके द्वारा हम जो भी उसके कण है उसको हम छन्ना पत्र में एकत्र कर लेते हैं। फिर से समझा रहे हैं, चूँकि है क्या कि छानने की प्रक्रिया हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो मेरा जो वास्तविक विलयन है, अगर छन्ना पत्र लेंगे भी तो उसके जो पदार्थ जो हमने लिया है विलयन के रूप में, वो पूरी पार हो जाते हैं। कहने का मतलब कि हम इसे छानना भी चाहेंगे तो छान नहीं पाएंगे। और वही हम देखते हैं कोलाइड में क्या होता है कि हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर लेते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल है, उसके जो कण है, वो ऊपर आ जाते हैं उस फिल्टर पेपर पे। और लेकिन हम निलंबन में देखते हैं तो कोई भी छन्ना पत्र चलेगा, उसके जो डिस्पर्स फेज में जो हैं कण, वो आसानी से छन्ना पत्र पर आ जाते हैं। तो हम इस रूप में समझेंगे। तो प्रक्रिया हो गई फिल्टरेशन, छानना। इससे मतलब यह आसानी से छन्ना पत्र, ये लिखते हैं, ये आसानी से छन्ना पत्र को पार कर जाते हैं। तो अतः इसे छानना संभव नहीं है, नहीं होता है। कोलाइडी विलयन, तो इससे अल्ट्रा फिल्टर पेपर द्वारा छाना जा सकता है। और इससे साधारण छन्ना पत्र द्वारा भी फिल्टर किया जा सकता है। ठीक इसी से मिलता जुलता हम देखेंगे विजिबिलिटी, प्रकटता। तो हम देखेंगे कि अगर वास्तविक विलयन के कण को देखें तो उसके कण को देखना संभव नहीं है, पूरी वो होमोजीनियसली एक दूसरे में मिक्स कर जाते हैं। और वही हम कोलाइडी विलयन को देखते हैं तो कोलाइडी विलयन जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देखें तो हमें उनके कण दिखाई पड़ेंगे। और जो निलंबन है तो निलंबन में हम नग्न आँखों द्वारा भी उसके कणों को देख सकते हैं। तो प्रकटता, विजिबिलिटी, 6 पॉइंट बना देते हैं। प्रकटता।
पारदर्शिता लिखेंगे इसके कणों को, मतलब निलंबित कणों को नहीं देखा जा सकता है। इसमें हम लिखेंगे इसके कणों को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, मतलब अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है और इसके कणों को नग्न आँखों द्वारा भी देखा जा सकता है। चलिए कितना पॉइंट हो गया? 6 पॉइंट हो गया। अब ले लेते हैं हम ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव। एक और हम देख सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं क्या, पारदर्शिता कह दीजिए, ट्रांसपेरेंसी। तो वास्तविक विलयन जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं, कोलाइडी विलयन ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, और निलंबन जो है वो पारदर्शी, कहने का मतलब ओपेक होते हैं। तो पारदर्शिता 7वां पॉइंट बना लेते हैं, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शी होते हैं, पारभासी होते हैं, मतलब ट्रांसल्यूसेंट, और अपारदर्शी, ओपेक। तो 7 पॉइंट हो गया। अब 8वां हम लोग देखें, मिटा देते हैं, ब्राउनी गति। विस्तार पूर्वक हम ब्राउनी गति की चर्चा करेंगे अगले टॉपिक के रूप में। अभी सिर्फ हम डिफरेंस देख रहे हैं। तो ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव, 9वां पॉइंट बना लेते हैं, टिंडल प्रभाव। लिख देते हैं प्रदर्शित नहीं करते हैं, और वही सेम यहाँ भी दोहराया जाएगा, टिंडल प्रभाव भी यह प्रदर्शित नहीं करते हैं, और यह प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ भी हो जाएगा यह प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो हमने देखा कि ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव ये सिर्फ कोलाइडल विलयन के द्वारा, मतलब कोलाइडल विलयन के द्वारा यह प्रदर्शित होता है। बाकी हम वास्तविक विलयन और निलंबन में इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते हैं। तो क्लियर हो गया, काफ़ी है 9वां पॉइंट। अब हम देखने जा रहे हैं कि कोलाइडी विलयन। अब मुख्य रूप से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन का भी वर्गीकरण हम कर सकते हैं। तो मुख्य जो आधार है कोलाइडी विलयन के वर्गीकरण का, तो हम देखने वाले हैं जो डीपी और डीएम, जो हम बात किए थे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। तो मुख्य 3 आधार हम बना सकते हैं। पहला जो होगा कि डीपी और डीएम की भौतिक अवस्था कैसी है, ठोस है, द्रव है, गैस है, तो इस आधार पर वर्गीकरण। और दूसरा हम देखते हैं कि डीपी और डीएम के बीच जो अन्योन्य क्रिया है, जो इंटरेक्शन है,
उसके आधार पर, और तीसरा डीपी और डीएम के कणों के आधार पर। फिर से हम बात करें, डीपी और डीएम के भौतिक अवस्था के आधार पर, डीपी और डीएम के बीच अन्योन्य क्रिया के आधार पर, और डीपी और डीएम के कणों के आकार के आधार पर। तो चलिए कोलाइडी विलयन को तीन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला जो आधार होगा डीपी तथा डीएम की प्रकृति के आधार पर। दूसरा जो होगा डीपी तथा डीएम के बीच अन्योन्य क्रिया के आधार पर। और तीसरा डीपी तथा डीएम के कणों के आकार के आधार पर। तो हम मुख्य रूप से चर्चा करने जा रहे हैं डीपी और डीएम के प्रकृति के आधार पर। तो ऐसा करते हैं कि अगले क्लास में हम इस तीनों वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने कोलाइडी विलयन समझा, जिसमें थॉमस ग्राहम की परिभाषा और जो डिफरेंस है वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन के बीच। तो कल हम कोलाइडी विलयन को वर्गीकृत करेंगे इस तीनों आधार पर। मैनी थैंक्स टू यू। आप बने रहेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ऑनलाइन क्लास करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।